वो 8 क्वेश्चंस में से अगर मेरे 5 क्वेश्चन और सही होते, मेरा स्कोर 25 मार्क्स से और इम्प्रूव हो सकता था। उस साइड तक पहुंचाना है। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगी, सर बायो में नंबर नहीं कटेंगे। आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने नीट 2024 दिया है और उसमें बायो में भी वो बहुत सारे मार्क्स अपने डिडक्ट करवा के आए हैं। एक भी नंबर कटने का स्कोप नहीं होना चाहिए। सर अब उसमें करें क्या सर? हर बार हम लोग याद करते हैं, पूरा सब कुछ रिवाइज करते हैं, फिर भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लैंग्वेज के, असर्शन रीजन के, मैट्रिक्स मैच के, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करें? तो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो सिर्फ फिजिक्स बायो के लिए ही नहीं है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। यू विल नॉट फाइंड a bunch of difficult questions either in physics or in chemistry। ऐसा नहीं सर, इतने सारे difficult questions थे और इतना सारा उन्होंने टाइम कंज्यूम कर लिया, so I could not attempt the entire paper, मेरा बहुत सारा पेपर छूट गया। इस तरह की बातें ना बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, इतने स्मार्ट आप लोग हो चुके हो कि जब फिजिक्स का पेपर सामने आएगा ना, you can very well identify these questions। ये सवाल कौन कौन से? टीचर और डॉक्टर, ये दो पेशे में हमेशा बोलते हैं ऐसे, जिसमें पहले के पास, टीचर के पास लोग आते हैं बोलते हैं जिंदगी बना दो, और डॉक्टर के पास लोग आते हैं बोलते हैं जिंदगी बचा दो। ये दो ही ऐसे। सो ऑल राइट, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स की बजाय सर ने आज ये क्या लिख दिया है, नीट 2025। आप लोग पढ़िए क्या लिखा है मैंने। तो बहुत सारे लोग इस बात का मतलब समझ गए। मई 1 संडे को जनरली अभी तक नीट का पेपर होता है, तो अज्यूमिंग कि 2025 में भी मई के पहले संडे को नीट का पेपर होने जा रहा है, राइट? और ये भी हमें मालूम है कि 2 बजे से लेकर 5:20 तक पेपर होता है नीट का। तो 5:20 के बाद 2 स्टेट्स हो सकते हैं। मैंने दोनों लिखे हैं, हैप्पी एंड। अच्छा जल्दी से बताओ, हैप्पी कब हो गए आप लोग? जब पेपर अच्छा होगा। और हैप्पी कब नहीं होंगे? जब पेपर अच्छा नहीं होगा। तो पेपर अच्छा क्या होगा, उसके लिए आज हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। एज अ स्टूडेंट हम लोग जब टीचर्स के तौर पे सोचते हैं, तो हर एक बच्चा ना अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिशें जारी रखता है, लेकिन फिर भी इस जर्नी में, इस यात्रा में ना बहुत सारी चीज़ें टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को मिलती हैं। वो लोग पुश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, पकड़ के खींचते हैं उनको कि यार इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में चलना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करने जा रहा हूँ, जो अगर आप लोग अपने रूटीन स्टडी में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपके लिए जर्नी थोड़ी आसान रहने वाली है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास इस चीज़ का स्कोप नहीं है, नहीं रहेंगे। आई एम नॉट हैप्पी। जब 5:30 बजे बाहर निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से, मई 1 संडे शाम को, हमारे चेहरे मुस्कुराते हुए होंगे भाई, हम बहुत खुश होंगे। उस समय हमें एहसास हो रहा होगा, हमें ये अनुभव हो रहा होगा कि पिछले 1 साल, पिछले 2 साल जितने स्लीपलेस नाइट्स मैंने बिताए हैं, जितनी रातें ऐसी गुजारी हैं मैंने जहाँ पर मैं नहीं सोया हूँ, सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के साथ लगा रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहा हूँ, रिवाइज करते रहा हूँ, हर बार ये सोचता रहा हूँ कि अगले टेस्ट में मेरे को और इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है। आज मुझे इन सारी बातों का एक सुखद परिणाम मुझे मिल गया। तो बहुत सालों से चूंकि मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मोर देन 17 ईयर्स। हर साल हम लोग ये सारी बातें करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, और जितने बच्चे इनको अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी पढ़ने की जर्नी में शामिल कर लेते हैं ना, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे एक क्लियर है भैया, हमें 3 सेक्शन फोकस करने, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और मेरा जितना भी इनपुट्स होंगे अभी वो सारे एज अ टीचर ही होने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे होने वाले हैं। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है बायो हाई स्कोरिंग एक गेम है, हाई स्कोरिंग सेक्शन ऑफ द पेपर है ना भाई? सो कितना हाई स्कोरिंग है बायो में? कितना मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं? 360। और हाई स्कोरिंग जब मैं ये बोलता हूँ कि ये हाई स्कोरिंग है, तो 320, 330। अगर आप बाहर जाके किसी को बोलोगे कि मैंने बायो में 320 नंबर लेके आया हूँ आउट ऑफ 360, विच इज क्लोज टू 90% ऑफ द टोटल मार्क्स, 360 में से अगर 320 की बात करते हैं, तो मैं भी एज ए टीचर बोलूंगा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप बायो में 360 में से 320 मार्क्स लेके आ रहे हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट
ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचते हो कि 360 में से 320 मेरे को आए हैं, कितने मार्क्स मेरे डिडक्ट हुए हैं? 40। 40 मार्क्स अगर मेरे डिडक्ट हुए हैं तो कितने क्वेश्चंस मैंने बायो में रॉन्ग किए हैं? 8। वो 8 क्वेश्चंस में से अगर मेरे 5 क्वेश्चन और सही होते, मेरा स्कोर 25 मार्क्स से और इंप्रूव हो सकता था। अच्छा, एक और सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, बायो में क्या 360 में से 360 मार्क्स लाए जा सकते हैं? यस। तो मेरा सबसे पहला इनपुट ये है कि बायो में अपने मार्क्स 360 से अगर कम आ रहे हैं ना, 360 में से 360 से अगर कम आ रहे हैं ना, तो आपको संतुष्ट नहीं होना है। हर बार आफ्टर एवरी पेपर आपके जितने मार्क्स कम हो रहे हैं ना बायो में, जितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं ना पेपर में, आपको सोचना है मुझे अगली बार इससे कम क्वेश्चंस रॉन्ग करने हैं। मुझे बायो में तो परफेक्शन तक पहुंचना है टिल नीट 2025। उस दिन मेरा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर आज के पेपर में बायो में तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आऊंगा, भले ही बाद में एक आध गलत हो जाए यार, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट सबसे पहले अपनी तैयारियों को आपको उस आयाम तक पहुंचाना है, उस हाइट तक पहुंचाना है जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगी सर बायो में नंबर नहीं कटेंगे। आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने नीट 2024 दिया है और उसमें बायो में भी वो बहुत सारे मार्क्स अपने डिडक्ट करवा के आए हैं। सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आप बायो की पैरवी कर रहे हो, बिकॉज आई नो कि अगर यहां पे मेरा 360 मार्क्स आता है ना, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अलग हाइट तक पहुंच सकता हूं भाई। वंस यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि सर बायो में 360 में से 360 आएगा, अब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मार्क्स इंप्रूव होंगे। सो सबसे पहले कितने लोग अलाइंड है कि यस सर आई विल प्रिपेयर इन दैट वे कि यार एग्जाम वाले दिन से पहले मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं बायो में तो पूरे मार्क्स लेके आऊंगा सर। अरे यस और नो बोलो, जोर से बोलो। एक भी नंबर कटने का स्कोप नहीं होना चाहिए। सर अब उसमें करें क्या सर? हर बार हम लोग याद करते हैं, पूरा सब कुछ रिवाइज करते हैं, फिर भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लैंग्वेज के, असर्शन रीजन के, मैट्रिक्स मैच के, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करें? तो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ फिजिक्स बायो के लिए नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। हर एक बच्चा जो नीट के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है उसके पास अभी लगभग, मान लेते हैं अभी हम सितंबर में हैं, तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल एंड तक ये पूरे 7 महीने का समय है, और सितंबर में भी अभी लगभग 10-12-15 दिन बचे हैं, यानी हमारे पास लगभग 7.5 महीने हैं। इन 7.5 महीने में बिफोर राइटिंग द फाइनल पेपर मैं सैकड़ों पेपर लिखूंगा प्रैक्टिस के लिए, कभी इन द फॉर्म ऑफ सिटी टेस्ट, माइलस्टोन टेस्ट, AITS, बहुत सारे रिवीजन टेस्ट सीरीज, बहुत सारे तरीके के पेपर्स मैं लिखूंगा। हर पेपर के बाद शाम को जब आप घर पहुंचो, आपको पता है यार आज का पेपर हो गया और मेरे फिजिक्स में ये क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, केमिस्ट्री में ये, बायो में ये, उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक नोटबुक में दोबारा सॉल्व करना है आफ्टर एवरी पेपर। उस नोटबुक का नाम होगा सेल्फ एरर एनालिसिस, अपनी त्रुटियों का एनालिसिस। सो बहुत सिंपल सी भाषा में 2-3 स्टेटमेंट्स में इस एक्सरसाइज को कंक्लूड करूंगा। आफ्टर एवरी पेपर यू राइट बिफोर फाइनल नीट, आपको उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपने गलत किए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा तरीके नहीं होते हैं, 2 या 3 मेथड्स ही हो सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन गलत करते हो। पहला, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको। दूसरा, कोई सिली मिस्टेक है, कोई एक पैटर्न है जिससे आप उसी पैटर्न के क्वेश्चंस का बार बार सिली मिस्टेक से गलत करते हो। ये छोटे मोटे 2 ही 3 तरीके होते हैं भाई। सो इफ यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली क्लियर अबाउट दैट क्वेश्चन, आप उसे दोबारा सॉल्व करो, अपने टीचर से बात करो, भैया सर मुझे समझाइए दोबारा। और अगर कोई पैटर्न है ऐसा जिसके क्वेश्चंस को आप बार बार सिली मिस्टेक से गलत कर रहे हो, इस एक्सरसाइज से आप वो सिली मिस्टेक भी अपनी दूर करने जा रहे हो। सो आप सोचिए, आपने 100 पेपर लिखे बिफोर राइटिंग फाइनल नीट, और हर पेपर के बाद जो एरर्स थी उनको समझ के दोबारा सॉल्व कर लिए इन एवरी सेक्शन PCB बिफोर राइटिंग फाइनल नीट। यू विल हैव अ नोटबुक ऑफ से 1000 क्वेश्चंस जिनको आपने दोबारा सॉल्व किया आफ्टर एवरी पेपर। पता है ये 1000 क्वेश्चंस का नोटबुक आपके लिए रिवीजन का सबसे बड़ा टूल होने वाला है, बिकॉज ये वो 1000 सवाल हैं जो आपने साल भर गलत किए, लेकिन गलत करने के बाद उन्हें समझ के दोबारा सही सॉल्व किए। अब अगर उन सवालों में से कोई भी सवाल नीट के पेपर में मेरे को दिखाई देगा ना, वो सवाल के गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपने लगभग खत्म कर दी है। और यकीन मानिए उस 1000 क्वेश्चंस की जो नोटबुक है ना,
उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल नीट पेपर में दिखाई देंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने बताया पीसीएम के लिए आपको करना है सेल्फ एरर एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट पेपर यू राइट। हर टेस्ट पेपर जो आप लिख रहे हो ना उसके बाद ये काम करना है। अलाइंड हो करोगे? यस सर। बायो में पहला पॉइंट हमने ये कवर किया था यार, बायो में क्वेश्चन नंबर कटने का स्कोप नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाद में कम हो जाएगा चलेगा, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा चलेगा, लेकिन पेपर तक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि सर सवाल गलत हो नहीं सकता बायो में। तो अब आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पेपर के लेवल की भी बहुत चर्चाएं होती हैं, है ना, खासकर पिछले 3-4-5 साल से जब हम पेपर को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये पेपर जो है ना नॉलेज के साथ साथ अब एक्यूरेसी का पेपर बन चुका है। तो एक टर्म आता है यहां पे एक्यूरेसी। फिजिक्स में मुझे 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मुझे ये भी मालूम है कि पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। आप बताइए सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? और मुझे इन 35 क्वेश्चंस में से पूरे के पूरे 35 सॉल्व करने होते हैं। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होते हैं? और मुझे इन 15 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 10। सेम विद केमिस्ट्री, सेम विद बॉटनी, जूलॉजी, बायो। नाउ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं बात कर रहा था पेपर के लेवल की, तो पिछले 3-4-5 साल से जब आप देखते हो पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल ऐसा नहीं है। यू विल नॉट फाइंड a bunch of difficult questions either in physics or in chemistry। ऐसा नहीं सर इतने सारे difficult questions थे और इतना सारा उन्होंने टाइम कंज्यूम कर लिया, so I could not attempt the entire paper, मेरा बहुत सारा पेपर छूट गया। इस तरह की बातें ना बहुत कम हो गई हैं अब, बहुत कम। ये भी टाइम था एक, आज से 8-10 साल पहले की अगर बात करोगे ना, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हुए पाए जाते थे कि सर मेरा पेपर छूट गया बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, केमिस्ट्री में बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, फिजिक्स में बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। बट अब ऐसा नहीं है। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आई टेल यू, पेपर के बाद आधा घंटा बचेगा आपके पास टू रिव्यू योर मिस्टेक्स, टू रिव्यू द एंटायर पेपर। इतना समय बचता है अब, यानी समय की कमी, ये प्रॉब्लम बची नहीं है कुछ खास। अब मेन बात है हमें काम करना है किस पर? एक्यूरेसी पर। तो अब यहां पर भी एक एक्सरसाइज बता रहा हूं और ये एक्सरसाइज आप अपने रूटीन लाइफ में शामिल करो। सर जो आज आप बता रहे हो ना, ये मैं सीधा संडे मई 2025 पहले संडे उसी दिन यूज करूंगा, नहीं भाई, हर पेपर में शामिल करो। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं, केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स में आप ये यूज कर सकते हो। मान लो फिजिक्स का पेपर आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू किया, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी वो सवालों की मैं बात कर रहा हूं जिनमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व, कैलकुलेशन ज्यादा या करनी नहीं है। एटलीस्ट आउट ऑफ 50 जिनमें से 45 मुझे अटेम्प्ट करने हैं, आपको कम से कम 10 सवाल ऐसे मिलेंगे पूरे फिजिक्स के पेपर में जहां पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं यहां पर भी दे सकता हूं, जैसे 1-2 साल पहले नीट के पेपर में ये सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ऑप्शन थे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ऑल ऑफ दीज, या बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 2। अब ये सवाल कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। या जैसे कोई बोले काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, p इज लीनियर मोमेंटम, सो इफ मास इज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी और p का ग्राफ। अब ये क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब आप फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छा इतने स्मार्ट आप लोग हो चुके हो कि जब फिजिक्स का पेपर सामने आएगा ना, यू कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चन। ये सवाल कौन कौन से, आपको पहले वो 10 क्वेश्चन उठाने, बहुत तसल्ली से समझ के उनको सॉल्व करना है, बिकॉज आपको पता है कि मुझे उसमें सिर्फ सोचना है 10-20 सेकेंड और इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। जब आपने वो 10-12 सवाल सॉल्व कर लिए और आपके मन में ये भी कॉन्फिडेंस है कि सर ये सारे सवाल मेरे सही है, फॉर द रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंचे। सेम काम आप केमिस्ट्री के साथ भी कर सकते हो। इसको आप यूज कर सकते हो ऐसे भी कि फर्स्ट आई विल टेक दोज 15-20 क्वेश्चंस वेयर आई नीड नॉट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, या फिर ये वो सवाल है जो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज दिस,
आफ्टर दिस मच टाइम फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपको मालूम है कि मेरे को v = u + at यूज करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मोशन इन 1D का इक्वेशन यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट। तो आपको शुरू में 15-20 सवाल ना वो उठाने हैं जहां पर आपको पता है कि ये मेरे सही हैं। कई बार क्या होता है ना, मैंने लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, और मान लो मेरा पेपर ऐसा है जिसमें शुरू में 4 क्वेश्चंस वो आ गए जो रिलेटिवली टफ थे, और कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व भी कर लिया उन क्वेश्चंस को, लेकिन उस कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं आया कि मैंने सही सॉल्व किया या नहीं किया। अब वो जो पार्ट है ना, वो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर सॉल्व करने में भी इम्पैक्ट करता है भाई। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वंस आई गेट द कॉन्फिडेंस, अच्छा मेरा अच्छा जा रहा है, तो रिमेनिंग पेपर के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मेरी एनर्जी बढ़ती है। जब शुरू में मेरा थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, शुरू के 10-15 सवाल गलत हो गए, अब मेरी एनर्जी डाउन होती है, मेरी अप्रोच कॉशियस हो जाती है, और फिर मैं डरता हूँ। बहुत आसान सवाल जिसका आंसर मेरे को मालूम भी था, वहां पे भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अरे सही है या नहीं है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में वो क्वेश्चंस 15-20 पिक करिए जिनके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो, सॉल्व करिए। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस पे जाइए। ये पेपर अटेम्प्ट करने का एक स्ट्रेटजी है भाई। ऐसा करेंगे तो हमेशा 1, 2, 3 क्वेश्चंस का फायदा होता है। यू नो द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग 2 मोर क्वेश्चंस इन राइट वे, करेक्टली सॉल्व करने 2 और सवाल एक्स्ट्रा, आपको मालूम है उसका मतलब क्या है। वो आपके स्कोर में 10 मार्क्स ऐड करेंगे। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही मैं आप लोगों को बोलूंगा, ट्राई टू आइडेंटिफाई फर्स्ट 15 to 20 easy questions and solve them correctly। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। टाइम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके कि टाइम की कमी नहीं होती है भाई। अब पेपर का क्वेश्चंस का लेवल वैसा नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ पेपर अटेम्प्ट थोड़ा ठीक तरीके से करना है। सो छोटी छोटी 2-3 बातें। बायो, अपने प्रिपरेशन का लेवल उस लेवल तक लेके जाना है वेयर यू हैव द कॉन्फिडेंस कि एक भी मार्क्स हमारा कम ना हो। बिफोर नीट और फाइनल नीट जितने भी टेस्ट पेपर आप लिखो, हर टेस्ट पेपर के बाद 1 घंटा निकालो अपनी जिंदगी से भैया। वो 1 घंटे में उस पेपर में जो भी आपने त्रुटियां की हैं, जो भी एरर्स करी है ना, उन एरर्स को दोबारा सॉल्व करना है। उस एक्टिविटी को क्या नाम दिया हमने? हर एक स्टूडेंट के पास एक बुक होना चाहिए, उस बुक का नाम ही है सेल्फ एरर एनालिसिस। ये मेरी कमियों का, मेरी त्रुटियों का, मेरी खामियों का विवरण है इसमें, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति गलत करना गलत नहीं होता भैया। गलत करने के बाद उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना, वो गलत होता है। मैं कहता हूं पहला पेपर था मेरा, नीट की तैयारी कर रहा हूं मैं, पहला पेपर था, मेरे 50 सवाल गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। उन 50 को दोबारा सॉल्व कर, अगले टेस्ट के लिए जम के मेहनत कर, ये सोच कि अगली बार 50 तो गलत नहीं करूंगा, 30 ही करूंगा, 35 ही करूंगा। अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे, इनफैक्ट मैं तो हमेशा ही बोलता हूं यार, नीट से पहले जितने पेपर लिखो ना, उन सारे पेपर को नीट मानो। जो भी पेपर जहां भी पढ़ रहे हो आप लोग, जो भी पेपर आप लिखो, हर पेपर को नीट अज्यूम करें, नीट का पेपर है, मैं नीट का पेपर देने जा रहा हूं। तो अपने आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए ना, वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा मैंने बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पेपर अटेम्प्ट करते समय ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई 15-20 इजी क्वेश्चंस, जहां पर कैलकुलेशन कम है या नहीं है। उन क्वेश्चंस को सही सॉल्व करने से फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये ऑप्शन नहीं है भैया, है ही नहीं। शाम को 5:30 बजे निकलेंगे, उसके बाद अगले 1 महीने तक घूमेंगे, कोई नाना के घर, कोई मामा के घर, कोई दादा के घर, कोई दादी के घर, सब रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे 1 महीने तक। उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, आना पड़ेगा वापस। 1 महीने तक घूमेंगे, लेकिन वो बेफिक्री आपको तभी मिलेगी भैया जब शाम को 5:30 बजे निकलो ना, तब मन के अंदर कॉन्फिडेंस, दुनिया की कोई ताकत मेरे को बाहर नहीं कर सकती। और उसका एक ही तरीका है, पढ़ाई।
और ये भी तय है, हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट अगर पूरे इंडिया की बात करोगे तो 99% लोग मिडिल क्लास ही है भाई। और हम में से लगभग हर एक व्यक्ति के पास या फिर एक मेजर फ्रैक्शन के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई। हमें अपने स्किल्स को बढ़ाना है। और आपने जो चुना है वो तो ऐसा पेशा है भाई जहाँ पे आपको नेम फेम मनी ये सब तो बाई प्रोडक्ट लगेंगे। सबसे बड़ा काम है दिन भर में 10 लोगों को कि क्रिटिकल इलनेस को दूर करने का मौका मिला ना, शाम को संतुष्टि बहुत होगी। टीचर और डॉक्टर ये दो पेशे मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे है, जिसमें पहले के पास, टीचर के पास लोग आते हैं बोलते हैं ज़िंदगी बना दो, और डॉक्टर के पास लोग आते हैं बोलते हैं ज़िंदगी बचा दो। ये दो ही ऐसे हैं। तो काम भी ऐसा मिलेगा यार कि मज़ा आएगा उसमें भी, है ना। ऐसे तो ये सारी चीज़ें, पैसा, नाम, सॉरी ये सब आएगा कि ये सब तो आएगा यार, अपने आप आएगा। ये सब की ज़रूरत, मतलब आपको डिमांड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें अपने आप चलती है साथ में। बड़े डॉक्टर बन गए आप, 500 पेशेंट आ रहे हैं रोज आपसे मिलने। एक पेशेंट आया, बोले डॉक्टर साहब फीस नहीं है, मेरे को ये ऑपरेट कराना है। आप ऑपरेशन के 1 लाख रुपए चार्ज करते हो, उसके लिए आपने फ्री कर दिया। अगले 1 महीने तक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इतना ज़्यादा होगा, अलग ही दुनिया में रहोगे। 499 से तो लिया है ना पैसा। ये है भैया, जब खुद ही काबिल नहीं किसी की मदद क्या करोगे? पहले खुद को काबिल बनना पड़ेगा ना मदद करने के लिए। अभी सड़क से बाहर निकले, किसी ने बोला सर 1000 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो मान लो। अभी जेब में 10 रुपये कहाँ से दे दो 100 रुपये भाई? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और देर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज एज एन अकेडमिशियन, एज टीचर्स। हम लोग हर साल हमारे सामने ऐसे ऐसे स्टोरीज आते हैं ना, जहाँ पे बच्चा इतना हम्बल बैकग्राउंड से आता है। ये बात शायद मैंने पहले भी बताई होगी। सो विल कंक्लूड आफ्टर दिस पार्ट। 2-3-4 मिनट का पार्ट है ये। एक बार मैं क्लास से निकला अपनी और अपने रूम में जाके बैठा। एक बच्चा वहाँ पे आया मेरे पास और रो रहा था वो। तो मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? ये मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? कहता सर मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा क्यों निकाल दिया? कहता सर मेरा थोड़ा सा फीस बाकी है, और वो बहुत लंबे समय से बाकी होगा। तो मैंने कहा चल मेरे साथ। मैं गया अकाउंट्स में, उसका कुछ थोड़ा सा पैसा बाकी था, 4-5 हज़ार रुपये। मैंने उसको अपने कार्ड से पे किया और उस बच्चे को बोला जा तेरे पास जब होंगे तब दे जाना, अभी तो तू जा क्लास में। वो चला गया। मैं भूल गया वो बात, वो बच्चा भी भूल गया होगा, मुझे ऐसा लगा। कुछ दिन बाद वो बच्चा वापस आया और बोलता है सर लो आपके पैसे। मान लेते 4000 रुपीज़ भी थे, पर पैसे से ना उसकी मुट्ठी भरी हुई थी पूरी। सारे 10-10 रुपए के नोट थे। अगर आप 10-10 रुपीज के नोट से 4000 रुपए इकट्ठे करोगे ना, आपका मुट्ठी भर जाएगा पूरा। सीरियसली सही, मेरे को हंसी आ गई। मैंने पूछा कहाँ से लाया तू ये? और ये वो जमाना है जब 2000 रुपए का नोट चलता था मान लो। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि कहाँ से लाया तू? द आंसर ही गेव मी। उसके बाद मैं एकदम स्तब्ध रह गया, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे। उसने बोला सर मेरा बड़ा भाई बाहर रिक्शा चलाता है और उसको ना 10-10 रुपए ही मिलते हैं। हाथ रिक्शा होता है ना, तो 10 रुपये एक सवारी जो भी बोलते हैं, इसलिए ये इकट्ठा। मैंने बोला तेरे बाबूजी क्या करते हैं? उसने बोला उसने बताया किसी गांव से है और उसके बाबूजी बकरी चराते हैं। अपने राजस्थान में या बहुत सारी जगह ना मवेशी चराना भी एक काम होता है। जब गांव के सारे लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ना अपने सारे मवेशी, बकरी, भैंस, गाय, और वो ओपन ग्रेजिंग ग्राउंड में उनको ग्रास के लिए लेके जाते हैं। मैंने, मेरे से ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया, मैंने बोला तू जा। बड़ा खुददार बच्चा था, कहता नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं लूँगा, तो जिस दिन काबिल हो जाएगा ना उस दिन मेरे को लौटा देना, आज तो नहीं लूँगा, अभी तो तू जा। चला गया वो। कुछ साल बाद, ये जब मैं बात याद करता हूँ ना, मैं 10 जगह बोल चुका हूँ ये बात, मेरे को बहुत गूज बम्स आते हैं। 4 साल 4.5 साल बाद मैं क्लास में पढ़ा रहा, मेरे फ़ोन पे बज रहा बार बार। मैं क्लास से निकला, मैंने उस नंबर पे फ़ोन करा, हाँ भाई कौन हो?
तो उसने बोला सर मैं आपके पैसे लौटाने आ रहा हूँ। मैंने कहा कौन है भैया, क्या करना चाह रहा है, बता ढंग से। कहते सर मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसकी फीस आपने थोड़ा सा जो भी पार्ट था वो दिया था, 4,000 रुपये आपने दिए थे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो लड़का था IIT कानपुर में, और जिस दिन उसने मुझे फ़ोन किया उस दिन उसका प्लेसमेंट हुआ था। कहीं पे भी हुआ हो, माइक्रोसॉफ्ट या जो भी बड़ी कंपनी, 30-32 लाख रुपये उसकी सैलरी लगी होगी। उसने मेरे को बताया ये बात। तो मैंने बोला अब आजा, अब मैं 4,000 नहीं 8,000 रुपये लूँगा। ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट ना हम लोग फेस करते हैं। तो ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं ना मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, जो लोग अभावों को कारण बना के अपनी मेहनत करने से चूकते हैं ना, वो फिर पछताते हैं। आपके पास अभी कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो ये मानना है, अभी पता है आपके पास क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके पास, बच्चों के पास बोल रहा हूँ, वो है इनफाइनाइट एनर्जी। कुछ भी करने की हौसला, सबसे बड़ी ताकत वही है भाई। बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी यार। आपको अकेले जयपुर शहर में सैकड़ों ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जिनसे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा 2-2 महीने का। इतना बिजी है वो लोग। देर आर n नंबर ऑफ डॉक्टर्स। आप सी स्कीम में चले जाओ और कई जगह चले जाओ, जो सारे ना सेलिब्रिटी डॉक्टर्स है। बड़े बड़े लोगों को ना उनसे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है भैया 15-15 दिन। सो ऐसा नहीं है, डोंट लुक एट दो स्टोरीज। कुछ कुछ जगह आप सुनते हैं बहुत चीजें गलत हो जाती हैं, बट सिर्फ वही नहीं है, दूसरे स्टोरीज भी है भाई। और मैं तो यही मानता हूं ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। अभी भी 1-8% कुछ कुछ गलत केसेस होते हैं, बट देन ऑल्सो आप गांव में भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, डॉक्टर को कोई नहीं बोलता डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर साहब बोलते हैं। सुना होगा आपने। और ऐसा नहीं कि गांव में, शहरों में भी आप चले जाओ, डॉक्टर साहब कहाँ हैं। तो ये पेशा मैंने पहले ही बताया, टीचर डॉक्टर थोड़ा मुश्किल है लेकिन आनंद देता है। और रही बात नीट 2025 की, सो फ्रॉम माई साइड मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, कोई बोलता सर आपने नीट के लिए विश नहीं करा मेरे को, मैं तो यही विश करता हूँ संडे शाम को निकले ना 5:30 बजे, मुस्कुराता हुआ निकले, बस यही विश है। मैं ऑल द बेस्ट ये सब नहीं करता। हैप्पी संडे बोलता हूँ, हैप्पी संडे। मे के नीट के पहले संडे के पहले मेरे से मिलोगे ना, मैं यही बोलूँगा हैप्पी संडे। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। पेपर अच्छा, खुश, मजे, राइट? तो पढ़ाई करोगे जम के? पक्का? सेल्फ एरर एनालिसिस नोटबुक बनाओगे? दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू फ्रेंड एट द टाइम ऑफ रिविजन। और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे भैया उसमें से नीट में। और बाकी देखो यार, स्ट्रेटेजी और ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मेहनत है। हम लोग कितना भी कुछ बता दें, उससे फ्रैक्शनल चेंजेस होते हैं। बड़ा चेंज, मेजर चेंज अगर चाहिए ना, वो तो सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है। किससे? कोई बोलते बड़ा चेंज की बात कर रहे हो सर, मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ चूक गए, 20 नंबर कम रह गए भाई। वहां पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इफ समवन इज स्कोरिंग 200, उसको 650 पहुंचाना है, अब इसको कितना भी स्ट्रेटेजी समझा दो नहीं पहुंच सकता भैया। वो मेहनत से ही पहुंचेगा। पहुंचते हैं क्या सर? हाँ भाई पहुंचते हैं। हर साल सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जहां बच्चे ने बड़ा लीप लिया है। इस साल 200 नंबर है, अगले साल 650 नंबर नीट में। लेकिन वो किसी स्ट्रेटेजी से नहीं पहुंचते हैं, वो एक ही चीज से पहुंचते हैं। किससे? मेहनत से। तो इन सब से ऊपर ना, अबव ऑल जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? मेहनत। नीट 2025 तक इतना सा डोमेन, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आप और आपकी किताबें, बस इतना सा डोमेन बनाना है जिसमें आपके परिजन, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके बुक्स और आप, बस और कुछ नहीं चाहिए। जम के करिए मेहनत, अभी भी इनफ टाइम है भाई हमारे पास, है ना। मोर देन 230 डेज है। 230 डेज इंटू 24 आवर्स करोगे, नंबर ऑफ आवर्स 5000 से ज्यादा है। कुछ भी कर सकते हैं भाई। कोई आपको बोले जिंदगी दांव पे लगी है, 5000 घंटे हैं आपके पास बायो पढ़ने के, मैं तो पढ़ डालूंगा भाई। मैंने कभी नहीं पढ़ा बायो। तो बहुत समय है हमारे पास चीजें दुरुस्त करने का। सो ओवरऑल कंक्लूसिव मैसेजेस फ्रॉम माय साइड, मैं तो यही देखना चाहता हूं कि आपके सबके चेहरे खिलखिलाते मिले मेरे को।
एग्ज़ाम के बाद मिलूँगा आपसे नीट के। लेकिन तब तक जो जर्नी बची है 7.5 घंटे, वहाँ पे बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ और बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपके 4 घंटे लेके चला गया, मान के चलना उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। और मान के ये भी चलना तब आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। कोई मूवी आई, बहुत सुना आपने उसके बारे में, बहुत हिट हुई, 4 घंटा चले गए आप मूवी देखने, सुन के कैरिड अवे हो जाते हैं बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर से। वहाँ कंट्रोल करना है आपको। सर ये सब करने का मौका मिलेगा क्या? हमें मिलेगा भाई, कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ करने का मौका मिलेगा। बट अभी जो बचा हुआ समय है ना, वहाँ पे एक ही काम करना है, पढ़ाई करोगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. All right. Thank you.